मैं ये भी नहीं बोलता कि बिल्कुल सिस्टम सही है, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ भाई भतीजावाद पे ही अपॉइंटमेंट होती है। देयर इज एबरेशन होती है, सब जगह होती है, और वो नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आई वांट अ मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि कौन कौन अंडर कंसिडरेशन है ये पता होना चाहिए, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन हो उसके बारे में। ये जो अनोनिमस कंप्लेंट्स आती हैं, इससे अच्छा है कि राइटिंग में किसी ने किसी के बारे में ऑब्जेक्शन देना हो तो वो दे दे। तो पिछले कुछ दिनों से सरकार और न्यायपालिका, इन दोनों के बीच की जो रसाकशी है, जो कंफर्ट लेवल जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और क्या होता है जब लोकतंत्र का दो मजबूत स्तंभ आपस में जो उनका कंफर्ट लेवल बिगड़ता है, तो मामला कितना गंभीर होता है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता जी जुड़े हैं। दीपक सर त्रिपुरा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर के लिए एक विशेष बात यह है, जस्टिस दीपक गुप्ता जी के लिए, कि वो सीधी सपाट बात करते हैं, कोई उसमें लाग लपेट नहीं होता है। जो भी वो बात करते हैं संविधान को समझते हुए कहते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष। सर मैं सही कह रही हूँ? और स्वागत करती हूँ सर मैं आपका लॉ स्ट्रीट भारत में, जो कि हिंदी चैनल है लॉ स्ट्रीट जर्नल का। दीपक सर, पहला सवाल तो आपसे बिल्कुल सीधा यही रहेगा कि जब देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सर क्या सही है? कोलेजियम सिस्टम सही है या कमीशन सही है? ऐसा है कि कमीशन सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो एक्ट था उसको बोला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो संवैधानिक नहीं है, तो इसलिए वो तो अब चला गया है। अब जो आज की सिचुएशन है, जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती हैं कोलिजियम सिस्टम ही है। कोलिजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत बहुत है, जरूरी है कोलिजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट। कुछ एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ इवैल्यूएशन जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। जहां तक कि मैं किसी कमीशन के खिलाफ भी नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट कि कोई जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन या कुछ ऐसी कोई जिसमें और लोग भी हों, जैसे मसलन अटॉर्नी जनरल हो या कोई सीनियर काउंसिल जैसे मिस्टर फाली नारिमन, ऐसे सीनियर काउंसिल हो उस कमेटी में। उससे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि जी सिर्फ जजेस होने चाहिए। अगर कोई कमीशन आती है, सरकार का भी नुमाइंदा हो, मेरे को उससे भी कुछ इतराज नहीं है। पर मेरे को इतराज है अगर सरकार सिर्फ अपने ही आदमी बनाना चाहेगी। एक वार्तालाप होनी चाहिए। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि कोलिजियम, जो लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट ऐसे लग रही है जैसे कि जो कोलिजियम ने बोल दिया वो फाइनल है, वो ऐसा नहीं है। पहले हम हाई कोर्ट के जज करते हैं, हाई कोर्ट के जज को रेकमेंड करते हैं वहां के 3 कोलिजियम के मेंबर। जी बिल्कुल। नॉर्मली उन्होंने हाई कोर्ट में देखा होता है। मैं सर्विस जजेस की बात नहीं करती क्योंकि उनका तो ACR वगैरह का ही कुछ होता है। वकीलों की बात करते हैं जो डायरेक्टली बार से लिए जाते हैं। तो जो लोकल जजेस होते हैं उनको पता होता है कि भी कौन कैसा आदमी है, कैसे पेश आता है, काफी उनकी जानकारी होती है। फिर वो जब वो नाम अप्रूव करता है, कोलिजियम ऐसे नहीं अप्रूव करता, उसके बाद IB रिपोर्ट होती है, स्टेट को भी नाम जाते हैं, स्टेट भी ऑब्जेक्शन दे सकती है। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और कई बार नाम वापस किए जाते हैं। कई बार वो जो नाम वापस होते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम मान लेता है कि जी जो सरकार ने बोला सही है बोला, पर कई बार वो नहीं भी मानते तो रीइटरेट करते हैं। अब आज की डेट में जो कानून है, संवैधानिक कानून जो हमारे देश में है, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रीइटरेट करेगा तब सरकार को बात माननी पड़ेगी। पर आज आपने देखा होगा कल भी 20 नाम वापस हुए हैं, 19 या 20 नाम, उनमें से 10 नाम ऐसे हैं जो रीइटरेट हुए। अब मेरे को पता नहीं कि क्या तथ्य रखे हैं सरकार ने वापस करने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरकार के साथ डायलॉग नहीं होता, पर आई एम नॉट अगेंस्ट कि अगर डायलॉग फॉर्मल हो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। सर, न्यायाधीशों की भी जो नियुक्ति होती है उसके भी संबंधित जो रिकॉर्ड होता है वो भी कहीं नहीं दिया जाता। ट्रांसपेरेंसी की जो आपने बात करी कोलेजियम को लेकर, कि कोलेजियम भी जो मीटिंग करता है उसका भी कोई मिनट ऑफ मीटिंग्स नहीं बनता, और किन जजों को किन आधार पे। सर सवाल यही है कि किन जजों को किस आधार पर रखा जा रहा है और जो नहीं रखे जा रहे हैं उनमें क्या कमियां थी,
ये भी सामने नहीं आती, ये भी एक मुद्दा है सर। कोलेजियम की ऐसा कमी है, का ऐसा है, ट्रांसपेरेंसी कुछ हद तक हो सकती है पर पूरी नहीं हो सकती। मैं आपके साथ सहमत हूं कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। जैसे कौन कौन नाम अंडर कंसिडरेशन है सबको पता होता है, अनऑफिशियली सारे सबको पता होता है, ऑफिशियली किसी को बार में नहीं पता। होता क्या है कि अगर मेरा ये मानना है, एक तो जब एनजेएसी की जजमेंट हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि कोलिजियम सिस्टम अगर चलाना है तो हर एक कोलिजियम के साथ एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट का ये मतलब नहीं कि स्टेनो बैठा दिया और वो, सेक्रेटेरिएट का मतलब था कि जितने जितने लोग अंडर कंसिडरेशन है, जो जो वकील, जो जो जज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर कंसिडरेशन होंगे, उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड रखा जाएगा। और अगर जस्टिस उदय ललित के टाइम की जो सिलेक्शन में बात करें, उसमें मिनट्स भी रिकॉर्ड आए हैं बाहर, और उसमें यह भी लिखा गया कि कुछ जजेस को, जैसे जस्टिस दीपांकर दत्ता को यूनानिमसली अप्रूव कर दिया 5 जजेस ने, और बाकियों के लिए बोला कि हम इनकी जजमेंटें मंगा रहे हैं और रिकॉर्ड मंगा रहे हैं और देखेंगे। सर ये मतलब सुधार हो रहा है। अब थोड़े से ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, होना चाहिए। पर जो आप कहते हैं ना कि जी कौन नहीं सिलेक्ट हुआ, उसको भी बताओ कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, वो कई बार डैमेजिंग होता है। एक वकील है, उसको हम सिलेक्शन में ले आते हैं, इफ इट इज पुट ऑन दी, अगर वेबसाइट पे डाला जाए कि ये वकील नॉट फाउंड सूटेबल और नॉट फाउंड सूटेबल फॉर ए रीजन बी रीजन, कोई एप्लीकेशन तो देते नहीं है वो, नोबडी अप्लाइज टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। नहीं, आई मीन नॉर्मली जो प्रोसीजर है, जजेस बोलते हैं कि जी आप हमारे को ये फॉर्म भर के दो जिसमें सिर्फ ये, तो वो एक किस्म के दिस इज नॉट इनवाइटेड एप्लीकेशन। तो उस आदमी की आप फॉर वेरियस रीजन यू मे नॉट सिलेक्ट अ मैन, यू मे हैव अनदर बेटर मैन, और समटाइम्स देयर आर अदर रीजन जो हम कई बार देखते हैं कि ये आदमी कहीं ऐसा तो नहीं होगा। आई मीन वी टेक वेरियस कंसिडरेशन व्हिच ऑल कांट बी पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर। सो वो वहां तक मैं नहीं हूं सहमत कि हर एक चीज बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक और आरोप लगते आए हैं कोलिजियम सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे भाई भतीजावाद भी बहुत होता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, इसको भी हम समझना चाहेंगे सर। और क्या आखिर सर क्या इसमें कमी क्या है कि अगर दोनों के बीच का रास्ता निकले, अगर दोनों ही पक्ष बैठकर एक जजेस की नियुक्ति करें, क्योंकि ये जो मैंने अभी बात करी, भाई भतीजावाद, अपने लोगों को भरना, सहमति आपस में ना बन पाना जजों के नामों पे, तो इससे जो देरी होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते हैं, इस पर भी एक सवाल उठता आया है सर। इस पर देरी के लिए तो गवर्नमेंट इज मच मोर रिस्पांसिबल देन द कोलिजियम। मतलब आप इस बात को डिनाई करते हैं कि अपना कोई नाम, अपने प्रिय नाम आगे नहीं आते हैं? एक तो आप प्लीज मेरे मुंह में लफ्ज ना डालिए। मैंने ये कुछ नहीं बोला है। नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि देरी के लिए सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। नाम जाते हैं कोलिजियम से 2-2 7 6-6 महीने पड़े रहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि भाई भतीजेवाद की तो मैंने बात ही नहीं की थी अभी। दूसरा ये है कि जैसे कोई डॉक्टर्स का प्रोफेशन है या कोई भी प्रोफेशन है, एक बड़ा एडवांटेज होता है जो पैदाइशी वकील, एक किस्म से आप बोल लो, जो फैमिली ऑफ लॉयर से आते हैं, उनकी प्रैक्टिस जल्दी चल जाती है, तो नेचुरली व्हेन दे आर सक्सेसफुल तो उनका नाम कंसिडर होता है। मैं बिल्कुल ये आपका ये है, मैं ये नहीं बोलता कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। देयर आर केसेस जहां पे फॉर रीजंस अदर देन द बेस्ट अ पर्सन इज चोजन बिकॉज ही इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जज और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। मैं ये नहीं बोलता, बिल्कुल डिनाई नहीं करता, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे केस ऐसे होते हैं। ये क्योंकि ये होता क्या है, जब आप आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो देयर आर 6 जजेस हु आर रिलेटेड टू जजेस out of 27 or 28. Other 21 are not related to judges. See, ये अब वो 6 का नाम तो बढ़ा देते हैं, बाकी का नहीं बताते ना। जो there are first so many, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 7, 8 या 10 वकील जजेस ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। We have one Supreme Court judge whose father was a clerk in the court.
तो ऐसा नहीं है कि ये बोलूं, मैं ये भी नहीं बोलता कि बिल्कुल सिस्टम सही है, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सारे सिर्फ भाई भतीजावाद पे ही अपॉइंटमेंट होती है। देयर इज एबरेशन होती है, सब जगह होती है, और वो नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आई वांट अ मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि कौन कौन अंडर कंसिडरेशन है ये पता होना चाहिए, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन हो उसके बारे में। ये जो अनोनिमस कंप्लेंट्स आती हैं, इससे अच्छा है कि राइटिंग में किसी ने किसी के बारे में ऑब्जेक्शन देना हो तो वो दे दे। सेकेंडली, जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन होनी चाहिए कि किसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, किसके पास काम ज्यादा है, किसकी रिपोर्टेबल जजमेंट्स ज्यादा है। देखो, उसके बाद थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन कास्ट वाइज भी होती है, जेंडर वाइज भी होगी। सो बट विद इन दैट जेंडर, विद इन दैट डिवीजन, द बेस्ट शुड बी सिलेक्टेड। मेरिट शुड ऑलवेज बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बट सर, प्रायोरिटी में तो मेरिट रहता ही नहीं है सर, ये अक्सर देखा गया है। मेरा दूसरा सवाल ये होगा सर, आपने कहा इसमें मैं बिल्कुल अभी आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि ये मेरिट रहता ही नहीं है। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आता अगर मेरिट ही नहीं होता तो। आई मीन, आई विल नॉट क्रिटिसाइज माय ओन सिलेक्शन टू से कि मेरिट तो आपने तो एक लेबल लगा दिया अक्रॉस द बोर्ड। यू हैव पुट अ लेबल अक्रॉस द बोर्ड कि जी मेरिट तो होता ही नहीं है। आई एम सॉरी, there are such meritorious judges in the Supreme Court. Justice UU Lalit, Justice Rohinton Nariman जो बाहर से आए थे, बिल्कुल सर, करोड़ों की माफी चाहूंगी सर, लेकिन ये सवाल लगातार उठता आया है मेरिट पर। हमेशा सवाल का जवाब ना, आप सवाल पूछ सकते हैं, पर आप एक अपनी ओपिनियन भी दे। नहीं, ओपिनियन नहीं था सर, क्योंकि आप संविधान के जानकार हैं, आप ज्ञाता हैं, आप इसमें सिस्टम के अंदर रहकर आपने काम किया है। तो ये सवाल मैंने आपके सामने इसीलिए रखा है कि इसका जवाब हम चाहेंगे कि दर्शकों को आपके द्वारा मिले सर। जी, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। एनी सिस्टम इज एज गुड एज द मेन हु मैन द सिस्टम। अब जो देखो, एक कोलिजियम सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इट इज नॉट वर्किंग द बेस्ट एज द वे आई वांटेड। पर इसके अगर कोलिजियम सिस्टम ना हो तो और क्या होगा? गवर्नमेंट के हाथ में अपॉइंटमेंट दे दो। अगर गवर्नमेंट के हाथ में आज की डेट में, विदाउट द गवर्नमेंट हैविंग एनी रोल एज दे क्लेम, तभी तो सर जब जो गवर्नमेंट के हाथ में, ऐसा नहीं है कि हम, अगर आपके पास या मेरे पास या किसी और के पास सिस्टम कोलिजियम से बेटर हो तो मैं उसके फेवर में बात कर लूं। पर आज की डेट में तो कोई सिस्टम, एनजेसी जहां तक था वो असंवैधानिक ठहराया गया 5 जजों की पीठ के। तो पर संविधान में तो जजमेंट राइट और रॉन्ग, जब तक वो सिर्फ कोलिजियम सिस्टम भी तो संविधान में कहीं नहीं है। हमारे पूरी दुनिया में, देश में कहीं सिस्टम का जी जजमेंट, it is judgment law. Article 142 says it is your right. मैं ये नहीं बोलता कि कोलिजियम सिस्टम संविधान से बाहर है, पर वो इसलिए बनाया गया था कि हमारे बुनियादी जो बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है, डिवीजन बिटवीन द 3 विंग्स ऑफ द स्टेट एंड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. Those judgments were given. You can criticize those judgments, you may not agree with those judgments, but वो judgments जो उनका तथ्य था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करने के लिए वी शुड हैव दिस कंट्रोल ओवर द, पहले चीफ जस्टिस, फिर कोलिजियम, ये सिस्टम बनेंगे। अब ये सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर कोई, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं, अगर कोई और किस्म की कमेटी बनती है जैसे इंग्लैंड वगैरह में है, ये जो तर्क देना कि कहीं और नहीं है, क्या आप यूएस का सिस्टम लेना चाहते हैं इंडिया में, जहाँ की रूलिंग पार्टी ही बनाती है जजेस? उसमें आप देखिए वहाँ के जजेस टोटली पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइडेड है। प्रेसिडेंट रीगन ने 3 बना दिए, अब वो टोटली कंजर्वेटिव जजेस हैं। जो ओबामा ने बनाए थे वो लिबरल जजेस हैं। अब रो वर्सेस वेड की जजमेंट जो आई है, ये इट हैज टेकन बैक द अमेरिकन जुडिशरी मेनी ईयर। जजेस को डिसाइड करना चाहिए संविधान के हिसाब से, उनके फैसले संविधान के हिसाब से होने चाहिए, ना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जब हम
न्यायपालिका में बैठते हैं, ना हमारा कोई धर्म होना चाहिए, क्योंकि एक ही, ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान, ना गुरु ग्रंथ साहब, एक सिर्फ संविधान ही आगे होना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात कही आपने बहुत अच्छी बात कही आपने ये बात कही कि जो भी न्यायपालिका में जो भी जज बनकर बैठे उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए। बात सही है सर। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी इस बात को मान रहे हैं। एनजेएसी पर अगर हम बात करें सर, तो इसमें जो है बीच का रास्ता दिख रहा है। इसमें हमें न्यायपालिका की भी भूमिका दिख रही है और हमें सरकार की भी भूमिका मिल रही है। दोनों मिलकर अगर एक जज को अपॉइंट करता है, तो क्या इसमें जो लोकतंत्र के लिए जो एक अच्छे कदम, एक अच्छे निर्णय के लिए खुला रास्ता होगा, इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरा पहला सवाल ये होगा। जहां तक पहला सवाल है, कॉलेजियम अगर इम्प्रूव नहीं होता तो आई एम नॉट, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं कोई सहमत नहीं हूं अगर कोई और रास्ता भी ढूंढा जाए, पर वो रास्ता बेटर होना चाहिए। पर उसमें एक जरूर बात होनी चाहिए कि प्राइमेसी ऑफ अपॉइंटमेंट कोर्ट के पास होनी चाहिए, ना कि सरकार के पास। डायलॉग दोनों के बीच सरकार के पास नहीं है सर, सिर्फ सरकार के पास नहीं है। एनजेएसी में दोनों ही पक्ष, मेरा सवाल ही यही था कि दोनों ही पक्ष साथ मिलकर। आप मेरा आंसर एक बार फिर सुन लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जब दोनों पक्ष भी बैठेंगे तो उसमें प्राइमेसी जो होनी चाहिए, हाँ, कि किसका पक्ष ज्यादा चलेगा, डायलॉग होगा, पर फाइनल डिसीजन लाई विद द जुडिशरी। देयर मस्ट बी अ डायलॉग। ऐसा है, अगर हम सिर्फ न्यायपालिका को बढ़िया करने की बात करें, अच्छे जजों को बनाने की बात करें, सरकार भी और कॉलेजियम के जजेस या सीनियर जजेस भी, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि 135 करोड़ लोगों में हम अच्छे लोग नहीं ढूंढ सकते। आपको लगता है कि हम अच्छे लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ढूंढे जाते? जब एक सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे कॉलेजियम हो या कोई और हो, जब सिलेक्शन प्रोसेस में आज की डेट में एक कुछ बड़े अच्छे नाम जो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भेजे और गवर्नमेंट उन नामों पे बैठ गई, उनमें से 2-3 ने बोला अब बहुत हो गया, 2 साल से हम वेट कर रहे हैं, अब हम अपना नाम विड्रॉ कर। ऐसे लॉयर्स जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और जो वुड हैव बीन असेट टू द जज। तो सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी टाइम बाउंड। अगर कॉलेजियम है या एनजेसी, मैं कोई एक ऑल्टरनेटिव टू कॉलेजियम के खिलाफ नहीं। इनफैक्ट मैं आई एम इन फेवर कि अगर जो डायलॉग जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में जो डायलॉग है, वो ओपन डायलॉग होना चाहिए रादर देन बिहाइंड द सीन्स। इट शुड बी अक्रॉस द टेबल एंड नॉट अंडर द टेबल और बिहाइंड द टेबल। जो कुछ बात है आपस में बात करो। तो सरकार बोलेगी कि आपने ये नाम रेकमेंड किया है दीपक गुप्ता का, हम देखते हैं कि दीपक गुप्ता में ये खामियां हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, पर वो एक फॉर्मुलेट होना चाहिए। पर ये भी होना चाहिए कि एक कॉलेजियम है, जैसे स्टेट, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई स्टेट है, छोटी स्टेट है, अब वहां से नाम आते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए कॉलेजियम के लिए, और एक और स्टेट है। अब मेरे को नहीं पता लॉ मिनिस्ट्री में या कॉलेजियम में कैसे फाइलें चलती हैं। एक रिकमेंडेशन हुई होती है साल पहले, वो तो रह जाती है इवन एट द कॉलेजियम लेवल, और दूसरी जो 1 महीना पहले हुई है, तो आप ये सोचो जब ये सिस्टम ऐसा होगा तो कई अच्छे वकील हैं वो कहते हैं हम क्यों आएंगे इस सिस्टम में, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं। मैं आफ्टर 15 साल के बाद, देखो एम्बिशन तो सब में होती है जी, सिर्फ जज ही नहीं बनना। कोई सोचता है कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट मेरे चांसेस हैं जाने के। अगर ये बिल्कुल कोई इसमें सर्टेनिटी तो कभी भी नहीं हो सकती, नथिंग इज सर्टेन इन लाइफ, बट एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होना चाहिए, फिक्स क्या सिलेक्शन कम हो। बिल्कुल। तो जो क्राइटेरिया है वो कॉलेजियम को भी, इट शुड मेक इट्स क्राइटेरिया मोर अपरेंट कि यू नो वी आर लुकिंग टू द जजमेंट्स। अब जस्टिस ललित के टाइम पे जो 2-3 कॉलेजियम के रेजोल्यूशन आए हैं बाहर,
They have given, even they have shown what are the difference in the collegium opinion. जब जस्टिस ललित ने एक लेटर सर्कुलेट की कि एक नाम को बाय लेटर कर देते हैं, तो 2 judges disagree, so they were put in the public domain. अब ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में आई। बिल्कुल। तो सर इस बार मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर सरकार के हाथ में हमने अपॉइंटमेंट दे दी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बहुत खतरा। तो जुडिशरी की जो आजादी है उसको खतरा है अगर सरकार इसमें भागीदारी लेती है, तो ये मानना है। नहीं, भागीदारी नहीं, अगर उनके हाथ में चली जाती। देखो भागीदारी तो आज भी है सरकार की, ऐसा नहीं है कि इसी ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी कोलिजियम ही अपॉइंट करता है। सर भागीदारी तो है, भागीदारी तो है। मैं उससे ज्यादा भी भागीदारी हो जाए, मेरे को उसमें भी कोई इतराज नहीं है, पर वो भागीदारी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होनी चाहिए ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। इसी अगर देखो, अगर दीपक गुप्ता के खिलाफ में कोई ऐसी मटेरियल है विच द गवर्नमेंट सेज, तो वो अगर पेपर पे रख के दी जाएगी अक्रॉस द बोर्ड, कैसे कोलिजियम उस दीपक गुप्ता का नाम फिर आगे करे? राइट सर। सी आई एम नॉट सेइंग कि, बट दिस शुड बी ऑल। अब क्या है कि सरकार किसी नाम को रिजेक्ट कर देती है, उसका रीजन नहीं पता होता। अब कई नाम, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट से एक जस्टिस सौरभ कृपाल हैं, वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, कोई उनकी इंटेग्रिटी नहीं डाउट करता, बट ही इज ओपनली गे, ही इज ओपनली आउट ऑफ द क्लोजेट। अभी खबर आई थी, बिल्कुल। तो अब उसका नाम 4 साल पहले हुआ था, 2017 या 18 में, पता नहीं कितनी बारी रीट्रेट हो गया। अब गवर्नमेंट को क्या इतराज है, अब मेरे को पता नहीं। या तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या कि उसका पार्टनर जो है ही वर्क्स इन द स्विस एम्बेसी एज अ वीजा ऑफिसर। नाउ इफ ही इज अ फॉरेनर, अगर so many judges wives have been foreigners, there has never been an objection, but because he is gay and his partner is a foreigner, if that, I mean, is there a security threat? What is the post he is holding? He is a visa officer, और वो भी किस कंट्री का? स्विट्जरलैंड का। कोई पाकिस्तान से होता है, कुछ पाकिस्तान से होता है या कुछ होता, तो हम we could understand कि there is some sort of danger to the, I mean, ये तो एक मानसिकता है उनकी कि हमने नहीं बनाना। बिल्कुल सर, समय की थोड़ी कमी के कारण हमें इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन जो बात हुई वो काफी रोचक रही। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जस्टिस दीपक गुप्ता सीधी बात करने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे भी काफी सीधी बात हुई। कोलिजियम और कमीशन, इन दोनों के साथ अगर कोई तीसरा रास्ता भी निकलता है तो उसके लिए भी जस्टिस दीपक गुप्ता कह रहे हैं कि वो भी ठीक रहेगा। बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहनी चाहिए। लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।